If you are new to this channel, please subscribe it and press the bell icon to never miss any update. So today we will start our NCERT series of class 11th Biology, chapter 1, part 1. This chapter will have total 2 parts. Let's have a quick intro of Unit 1, Diversity in the Living World. Now this unit which says diversity in the living world has 2 important keyword. ठीक है, इसमें 2 कीवर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डाइवर्सिटी और लिविंग. नाउ द डाइवर्सिटी वर्ड कम्स फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड. कैसे आता है लिविंग वर्ल्ड से डाइवर्सिटी वर्ड? हमारे अर्थ पे इनॉर्मस ऑर्गेनिजम्स हैं, उस ऑर्गेनिजम्स की भी सब स्पीशीज़ हैं. ठीक है, कि आप आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में डीप में जाएंगे. ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मिलकर के डाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं, और इसी डाइवर्सिटी को हम यूनिट 1, जो कि ये 4 चैप्टर्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे. चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, इसमें कम्प्लीटली समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो हमने अपनी लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बायोलॉजी जो है वो क्या है, साइंस है. किसका साइंस है? तो लाइफ फॉर्म्स का और लिविंग प्रोसेसेस का. किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो या फिर एनिमल्स का हो या प्लांट्स का हो या फिर कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका फॉर्म कैसे होता है, और फॉर्म होने के बाद उसकी जो प्रोसेसेस है, लिविंग प्रोसेसेस, वो कैसे होती है. सो बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट दिस. आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि इस चैप्टर की हर लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है. जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए या फिर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, और मैंने इसमें हाईलाइट भी कर दिया है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो इन अवर अर्थ द थिंग्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2, दैट इज एनिमेट एंड इनएनिमेट. एनिमेट विच हैव लाइफ इन इट, वेयर एज इनएनिमेट डू नॉट हैव लाइफ इन इट. तो जो भी एनिमेट होगा उसमें क्या होगा, सारे लिविंग बींग्स आएंगे. ठीक है, जिसके अंदर लाइफ होगी. लेकिन इनएनिमेट में क्या होगा, जो कि निर्जीव है, जो कि लिविंग नहीं है, जैसे कि विंड हो गया, एयर हो गया, सी हो गया, या फिर आपके सराउंडिंग में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग है, वो सारे क्या है, इनएनिमेट है. सो जितने भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका ऑलरेडी क्लासिफिकेशन हो चुका है कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे उसको वही बोला जाता है. लेकिन जो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स है उसका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था. तो साइंटिस्ट हैव थॉट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन of the animate objects to reduce the confusion. And so in this chapter we will know the classification of animals and plants from a taxonomic perspective. So the next is the intro of a scientist who studied in Kempten, Germany, named Ernst Mayr. तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये साइंटिस्ट का नाम क्या था, दैट इज़ अर्नस्ट मेयर, और उनको द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, और उन्होंने काम क्या किया था. सो यहाँ पे देखिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज टुडे. तो ये जो ऑरिजिन है ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी की, वो अकेले साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर ने दी थी. And he also pioneered the currently accepted definition of biological species. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा ये ईयर वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है. Now here comes our chapter 1, the living world. So how we can define living? Obvious है कि कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी लिविंग में, तभी वो नॉन लिविंग से डिफरेंट है. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response. फर्दर इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके अलावा कौन कौन सी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग को डिफाइन करती है या फिर नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करती है. तो वो है मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस. ठीक है, सो द फर्स्ट इज ग्रोथ. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, दे ग्रो. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता ही करता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो.
तो यहाँ पे ग्रोथ की दो करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है. सो द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनी इंडिविजुअल आर ट्विन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. तो ये दोनों चीज़ें जो कि है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. सो नाउ वी विल सी हाउ इट वर्क्स. तो देखो, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर. ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि देर आर मोर देन वन सेल. ठीक है, और यूनिसेल्यूलर मतलब क्या होता है कि देर इज ओनली वन सेल. सो अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन. ठीक है, तो हमारे में क्या होता है ना, हम लोग क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर जो ग्रोथ है वो कैसे होगा, सेल डिवीजन से होगा. ठीक है, अभी देखो फर्दर इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दिस बोथ आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ तो होती है लेकिन पूरी थ्रू आउट देयर लाइफ, उनकी पूरी जितनी भी लाइफ स्पैन है वो ग्रो करती रहती है. बट एनिमल में क्या होता है, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज. ठीक है, कुछ स्टेज में ही होता है, बिकॉज वी नो कि एक सर्टेन स्टेज पे आने के बाद हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स बढ़ता ही रहता है. ठीक है, अदर however cell division occurs in certain tissues to replace the lost cell. ठीक है, तो सेल डिवीज़न कुछ टिश्यूज़ में भी होता है. ऐसा नहीं है कि जब आपकी ग्रोथ हो रही होती तभी होता है. अगर आपने अपना कोई भी सेल लॉस्ट कर दिया है तो भी आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव होती है, वो उस टिश्यू का सेल डिवीज़न करती है और आपकी जो लॉस्ट सेल है उसको रिप्लेस करती है. ठीक है, नाउ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीज़न. अच्छा, तो ये तो बात होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि वो कैसे ग्रो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो. फॉर एग्जाम्पल रॉक्स को आप ले ले, तो अगर एक छोटा सा रॉक है उसके ऊपर आप दूसरा रॉक रखें, फिर तीसरा रॉक, फिर चौथा रॉक, तो उससे क्या होगा कि रॉक की ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन वो चीज़ें होंगी नॉन लिविंग. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है फर्दर, दैट ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एक्यूमुलेटेड ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस. ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होती है, इसलिए हम जो ये वर्ड है ग्रोथ वो सिर्फ लिविंग के लिए नहीं कर सकते हैं. ओके, सो फर्दर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है, इनसाइड होता है, जबकि नॉन लिविंग में आउटसाइड होता है. एंड सिमिलरली ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Reproduction. So what it says, reproduction likewise is a characteristic of living organism. ठीक है, so in multicellular organism reproduction कैसे होता है देखते हैं. So the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी. व्हाट इज प्रोजेनी, दैट इज द ऑफस्प्रिंग. मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो उसके जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, उनके बच्चे होंगे, वो कैसे होंगे, मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स ही होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे. उसके एग्जाम्पल कौन है, ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है, तो हमारे जो भी बच्चे होते हैं, हम जो हैं वो हमारे पेरेंट्स के जैसे हैं बट आइडेंटिकल नहीं हैं. अचीव दिस थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो ह्यूमन में कैसे होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए जो प्रोजेनी होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती है बट सिमिलर होती है. ठीक है, नाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो. तो एसेक्सुअल से भी रिप्रोडक्शन होता है, तो वो कौन करता है, देखिए फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस. ठीक है, तो फंजाई में क्या होता है ना, वो भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है ना, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, वो अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जितने भी स्पोर्स होते हैं उनसे वो अपना न्यू ऑफस्प्रिंग जो है, उनकी प्रोजेनी है, वो प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, फर्दर इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग. तो ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होती है. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि बडिंग किस तरीके से होती है. ठीक है, यहाँ पे आप ये याद रख लो कि ईस्ट एंड हाइड्रा में जो उनकी प्रोजेनी होती है वो थ्रू बडिंग होती है. ठीक है, in planaria, that is flatworm, we observe true regeneration. Now what is true regeneration, that is a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. ठीक है, अभी इसमें क्या होता है ना, जैसे मैं सपोज ये फ्लैटवॉर्म है, अगर उसकी टेल कट गई है तो वो उस टेल से अपना पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म
प्रोड्यूस कर लेगा. सो द फंजाई, द फिलामेंटस algae, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस ऑल इजीली मल्टीप्लाई द फ्रेगमेंटेशन. तो ये सारी चीज़ें कैसे मल्टीप्लाई होती है? थ्रू फ्रेगमेंटेशन हो जाती है. ओके ओके. सो फर्दर व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात आती है. एंड व्हाट आर दे? दैट इज बैक्टीरिया, आल्गी, अमीबा, ये सारी है ना. तो उसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सिनोनिमस विथ ग्रोथ. कैसे? दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल. वो क्या होता है? डिवाइड हो जाती है सेल. तो उनका जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस होता है. ठीक है. अच्छा, ये तो बात होगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते. तो जिनके पास एबिलिटी नहीं है रिप्रोडक्शन की, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल. ठीक है, या स्टेराइल. तो वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? फर्दर देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, दैट इज म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा. ठीक है. तो hence reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristic of living organism. तो ज़रूरी नहीं है कि सारे living organism reproduce करते भी हैं, है ना. there are exception also. okay. another characteristic is metabolism. अब ये metabolism क्या है? तो metabolism is very essential part in any living organism. ठीक है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म इज मस्ट, ताकि उसकी जो भी ऑर्गेन्स हैं, ठीक है, उसको फंक्शन करने के लिए. तो ये मेटाबॉलिज्म होता किस चीज़ का है? सो वी ऑल नो दैट वी रेगुलरली इनटेक द प्रोटीन्स, द न्यूट्रिएंट्स, है ना. रेगुलरली हम क्या करते हैं? इनटेक्स लेते हैं ना, खाना खाते हैं. तो उसमें क्या होता है? कितने सारी बायोमोलिक्यूल्स दैट वी टेक फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. तो जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज हम बायोमोलिक्यूल्स लेते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स? तो बायोमोलिक्यूल्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया आपका, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप इनटेक करते हैं थ्रू फूड. ठीक है. तो उनका फंक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, उनका ब्रेकडाउन करना, फिर उनका सिंथेसिस करना. सो मेटाबॉलिज्म इज कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. ये हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे बस आप ये याद रख लो कि मेटाबॉलिज्म इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. एंड इसमें क्या होता है कि आपकी जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और सिंथेसिस होता है, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही लिखा हुआ है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. ठीक है. जो मैंने अभी समझाया वही है ये येलो मार्क में. ओके. फर्दर, हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन. ठीक है. तो मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब का. ऐसा एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होती है. ठीक है. नाउ isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reaction. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ है कि इन विट्रो क्या होता है? सबसे पहले देखो दो चीज़ें होती है, इन विट्रो होता है और इन वीवो होता है. इन विट्रो में होता है कि जो भी रिएक्शंस आपकी बॉडी के बाहर हो रहा है, और इन वीवो का मतलब है कि आप जो भी रिएक्शन है वो बॉडी के अंदर हो रहा है. ठीक है. तो विट्रो मीन्स आउटसाइड द लिविंग बॉडी एंड वीवो मीन्स inside the living body. ठीक है. Hence, cellular organization of the body is the defining feature of life form. Next characteristic is ability to sense the environment and respond to it. Okay. So plant respond to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. All organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environment. Further, human being is the only organism who is aware of himself, that is, has self-consciousness. Consciousness therefore became the defining property of living organism. Okay, so how it happens? Because plants are immobile whereas human beings are mobile and has great ability to sense. ठीक है. Okay, so the phenomena you will be learning in your higher classes, that is the underlying interaction between the organisms. Okay. Therefore, biology is the story of evolution of living organism on earth. All living organism, present,
past and future are linked to one another by the sharing of the common genetic material but at varying degrees. Okay, so here our point 1.1 what is living is completed, and now we come to point 1.2, that is diversity in the living world. So how diversity comes around us, that is by living organism. ठीक है, तो आप अपने अराउंड जब भी देखेंगे देन यू विल सी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। अगर आपके घर में कोई पेट है तो वो, या फिर आपके नेबर में कोई पेट है लाइक डॉग, कैट और एनीथिंग, है ना। देन अदर एनिमल्स, स्ट्रीट डॉग्स एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया आपके सराउंडिंग में। बट और ये सारी चीज़ें क्या नेकेड है, मतलब आप इसको देख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो विथ योर आइज़। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे सराउंडिंग में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि दिखते भी हैं और नहीं भी दिखते हैं, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा, जैसे आप कोई फॉरेस्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी। ठीक है, सो फर्दर the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million and this refers to the biodiversity. तो यहाँ पे आपका ये एक क्वेश्चन बनता है कि कितने स्पीशीज हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन। ओके, नाउ फर्दर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स हैं, है ना। और हमारी जो एरिया है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे उसी एक लोकल नेम दिया जाता है, और अपने एरिया से थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पे कोई दूसरा नेम दिया जाएगा। दूसरी कंट्री में जाओगे तो उसी चीज़ का बहुत अलग नेम दिया जाएगा, है ना। तो ये नेम्स वेरी करती है, उससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आप एक चीज़ का डाटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते। कलेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन उसको फिर आप कहीं और जाओगे तो फिर आपको उस हिसाब से पूरा चेंज करना पड़ता है। कहीं पे भी चले जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, उसका नेम वही होना चाहिए। तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। तो तीन चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लांट है, एनिमल है, कोई भी स्पीशीज़ है, उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका एक नाम देते हैं, दैट इज़ नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम उसे एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन में पुटअप कर देते हैं। ठीक है, सो पहले आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। ओके, सो व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर? To standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world, and this process is called nomenclature. ठीक है, further, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि nomenclature हम तभी कर सकते हैं जब हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में पता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, फर्दर, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। और तो प्लांट के लिए क्या होता है, ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। जबकि एनिमल के लिए क्या होता है, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इन दोनों में से कोई एक तो आपको एग्जाम में पक्का ही आएगा, ये हमेशा ही आता है। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए कि प्लांट के लिए क्या होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, और एनिमल के लिए क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म। ठीक है, नाउ द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। अभी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, और देने के बाद ये इंश्योर किया जाता है कि वही नेम किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया गया है। ठीक है, ओके, तो अब ये जो आने वाला है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कुछ भी करके बाय हार्ट करना है, याद करना है, समझना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ईच नेम, साइंटिफिक नेम की बात हो रही है, तो जो भी साइंटिफिक नेम दिया गया है वो ईच नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट, दो कॉम्पोनेंट होते हैं उसके। क्या क्या होता है, पहला तो जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। सो जेनेरिक नेम का मतलब है जीनस, ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब है स्पीशीज। तो हर साइंटिफिक नेम के दो सब नेम्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, ओके, सो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। इसका डेफिनेशन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसे किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम याद रखना है आपको, दैट इज कैरोलस लीनियस। सो लेट्स सी दिस बायनोमियल नोमेनक्लेचर थ्रू एन एग्जाम्पल। तो इस बुक में जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो है मैंगो का। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज व्हाट, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। तो फॉर साइंटिफिक नेमिंग वी हैव यूनिवर्सल रूल। ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्सल रूल है किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम देने के लिए। उसके 4 पॉइंट्स हैं, वो हम याद रखेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया है और लिखा जाता है वो इटैलिक्स में। ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑरिजिन। तो हमें ऑरिजिन से कोई मतलब नहीं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ का है, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन में ही दिया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज, याद रखिएगा कि नेम्स आर इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, सेकेंड वन, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम। हमें पता है कि 2 कंपोनेंट होते हैं कोई भी बायोलॉजिकल नेम का। तो पहला जो है वो क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है जीनस, जो हमने देखा था ना, जेनेरिक एपिथेट, है ना, वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। तो ये क्या बोलता है कि जब भी हम प्रिंट नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है इटैलिक्स में लिखने के लिए। ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखते हो, आप हैंड रिटन लिखते हो, है ना, पेन और पेपर का यूज़ करके लिखते हो, तब कैसा लिखना होता है आपको उसे सेपरेट लिखना होता है, प्लस उस पर अंडरलाइन करना मस्ट है, ताकि हम उन्हें बता सके कि वो लैटिन ओरिजिन से है। ठीक है, कैसे अंडरलाइन करना है हमें और सेपरेटली लिखना है। ठीक है, नाउ द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो पहला जो हम 2 कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट कौन सा है, पहले तो जीनस है। तो वो जीनस का जो हम लिखते हैं ना लेटर, तो फर्स्ट कैपिटल शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप पैराग्राफ के बीच में लिख रहे हैं या स्टार्टिंग में लिख रहे हैं या एंड में लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसका जीनस का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉलर लेटर। और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, उसको आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना होता है। एंड इट कैन बी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका का। तो ये चारों पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर एक पॉइंट भी मिस किया तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसकी एक लिस्ट बनाइए सारे साइंटिफिक नेम्स की, और उसके बाद उसको आप प्रैक्टिस करिए ऑन पेपर। ठीक है, फर्दर क्या बोला है कि नेम द ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। देखो, अगर तुमने लिखा पहले जीनस लिखा फिर स्पेसिफिक एपिथेट लिखा, उसके लास्ट में क्या होता है ना, अगर आप हैंड रिटन कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपको ऑथर का नाम मेंशन करना होता है। ठीक है, दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म। और आपको वो पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उनका एब्रीविएटेड फॉर्म ही लिखना है। एग्जाम्पल कैसे, मैंजीफेरा इंडिका लिन, लिन किसका है, कैरोलस लीनियस का है। ठीक है, LINN, उसके बाद क्या, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपको इंडिकेट करना ही होता है। So it indicates that this species was first described by Linnaeus. ठीक है, so next is classification. Let's see what is it. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character. Okay, बाकी यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ है। सो टैक्सा, तो व्हाट इज टैक्सा, तो टैक्सा कैन बी एनीथिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ है ना, जैसे कि डॉग्स है, कैट है, मैमल, यहाँ पे एग्जाम्पल सारे दिए हुए हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, कोई भी चीज़ है आपकी अर्थ पे, हमारी अर्थ पे, तो वो क्या है, वो टैक्सा ही होती है। ठीक है, सो द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी, तो जैसे हमने इन सबको एक कैटेगरी में डाला हुआ है, तो वो कैटेगरीज को ही हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। फर्दर टैक्सा से ही टैक्सोनॉमी होता है। जैसे कि हमने हर एक चीज़ को साइंटिफिक टर्म दिया है, उसको एक कैटेगरी में डाला है, वो टैक्सा हो गया। तो उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे ना, तो साथ में मिलकर के क्या क्लासीफाई होगा, वो एज अ टैक्सोनॉमी होगा। तो इसका जो डेफिनेशन क्या बोलता है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। सपोज कि
मैमल्स है तो मैमल का अलग टैक्सा हो गया, तो वो पूरा जितनी भी मैमल्स है वो एक टैक्सोनॉमी बनेगा। ठीक है, जितनी भी बर्ड्स हो गए उनका क्या एप्स है तो वो पूरा एक टैक्सोनॉमी बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा आर कॉल्ड टैक्सोनॉमी। वन इम्पॉर्टेंट इज external and internal structure. Along with this structure of cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basics of modern taxonomic studies. तो ये चीज़ें आपकी मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में इसेंशियल होती है। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature की प्रोसेसेस क्या है, दैट आर द बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ठीक है, ओके अभी आगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? तो ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डेरिवेटिव बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक क्या है? इसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसकी डाइवर्सिटी के साथ रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1.2 दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है जिसमें हमने डिटेल स्टडी की है ऑफ चैप्टर 1। तो इसमें 1.1 और 1.2 कंसिडर किया है। अभी नेक्स्ट पार्ट में 1.3 एंड 1.4 हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल वीडियो है तो लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, बट आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है डिटेल में। पार्ट 2 वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर के उसको भी पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर 1 जो है वो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी वो चैप्टर 1 की क्वेरीज़ की होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी जितनी भी क्वेरीज़ है, जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, वो आप मुझे लिखिएगा, वो बताइएगा, ताकि मैं एक जो थर्ड वीडियो लेके आऊँगी वो इसके सारे क्वेरीज़ की होंगे। ठीक है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर बेटर अपडेट। थैंक यू।